Hello all, welcome to Dive to Learn. In this video we are going to talk about retrenchment strategies. बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है यह फ्रेंड्स, क्योंकि अब तक आपने देखा है कि हमने जो है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 6 है यह मैनेजमेंट का सिलेबस का, और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंतर्गत स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रोथ स्ट्रेटजी और पे जो है सेपरेट वीडियो में डिस्कशन कर लिया है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी चूंकि अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो रिट्रेंचमेंट एज अ सेपरेट टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। रिट्रेंचमेंट के जो है फ्रेंड्स काफी ज्यादा टिपिकल से टर्म्स है और इसको जो है काफी आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डाइव टू लर्न ऐप जो है प्ले स्टोर पे ऑलरेडी लाइव है नेट सेट प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे आप जो है अपनी MCQ प्रिपरेशन फॉर बोथ द एग्जाम्स, नेट एज वेल एज स्टेट सेट एग्जाम्स, आप इस ऐप को डाउनलोड करके MCQ के थ्रू जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। सो मूविंग ऑन, स्टार्ट करते हैं। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी क्या होती है, इसको जो है हम शुरुआत करते हैं। तो रिट्रेंचमेंट, जैसे कि आपको नाम से ही पता है, रिट्रेंचमेंट बात करता है रिड्यूस in company's level of activities. So before we begin retrenchment strategy, let's revise the other strategies which we have discussed so far. तो सबसे पहले हमने कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के अंतर्गत बात की थी ग्रोथ स्ट्रेटजी की। ग्रोथ स्ट्रेटजी में हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी डाइवर्सिफिकेशन की, हमने बात की थी इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन जो है हमारा बैकवर्ड भी हो सकता है, हमारा फॉरवर्ड भी हो सकता है। लाइकवाइज डाइवर्सिफिकेशन पे जब हमने चर्चा की थी, तो डाइवर्सिफिकेशन जो है हमारा रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है एज वेल एज नॉन रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी हो सकता है। इसी तरह यदि हम बात करें, सबसे पहले जब हमने एक्सपेंशन कर ली है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेटजी हमने समझा था, दैट इज स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। स्टेबिलिटी यानी कि ठहराव लाना, यानी कि जो भी हमारा बिजनेस है उसमें हम जो है और भी ज्यादा एक्सपेंशन को जो है स्टॉप कर करके जो एग्जिस्टिंग कंपनी के बिजनेस हैं उनको हम मजबूत करने की कोशिश करें, हम अपने ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को और भी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो ये सारा कुछ हमने बात की थी। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में हमने बात की थी कि बिल्कुल ही कॉशन के साथ आगे बढ़ना है, अपने जो स्ट्रेटजीज को है बहुत ज्यादा चेंज नहीं करना है, बहुत ज्यादा अब ग्रोथ नहीं करना है। ग्रोथ हमने ऑलरेडी कर ली थी, ग्रोथ में हमने कंसंट्रेशन देख लिया था, ग्रोथ में हमने डाइवर्सिफाई ऑलरेडी चीजों को कर लिया है, और एक बार जब हम पीक पर आ गए हैं तब हमें स्टेबल ठहराव लाने की जरूरत है। और प्रॉफिट्स की बात की थी हमने। प्रॉफिट्स कैसे? क्योंकि ग्रोथ में हमने खर्चे भी हमारे जो है बहुत ही ज्यादा होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशनल खर्चों को जो है हम मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, और इससे जो है इन टर्न हम जब अपने खर्चे रिड्यूस करते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में, तो इन टर्न जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट्स भी देखने को मिलते हैं। इस रीजन से इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी की, यानी कि एक बार जब हमने ग्रो कर लिया, हमने स्टेबलाइज कर लिया खुद को, और इसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हमारा अच्छा से ग्रोथ हुआ है, या फिर पूरा का पूरा बिजनेस ही जहां पर हमें सोचने की जरूरत है कि कौन सी चीजें जो है हमारे को सिक बना सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो हम उसके टर्न अराउंड कर सकते हैं, उसको वापस से रिवाइव कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है कैप्टिव कंपनी स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, सेल आउट या डाइवेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हम लास्ट रिसोर्ट में बैंकरप्सी या लिक्विडेशन स्ट्रेटजी अपना सकते हैं फॉर होल बिजनेस एज अ होल, or the particular units or lines of activities or lines of business which are not performing well. So all this we are going to study in this particular video. तो चलिए शुरुआत करते हैं retrenchment strategy की। As we discussed, retrenchment strategy reduce the company's level of activities. So retrenchment strategy company कब pursue करती है? retrenchment strategies के types क्या हैं, one by one समझते हैं। Retrenchment strategy, a company may pursue retrenchment strategy when it has a weak competitive position in some or all of its product line resulting in poor performance. So या तो कुछ product lines हैं जो कि poor performance है, जहां पे कंपनी जो है अपने कॉम्पिटिटर के हिसाब से जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, या फिर उनका सारे प्रोडक्ट लाइन जो है वो बिल्कुल ही जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों चीज इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सम और ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट लाइन आर परफॉर्मिंग पुअरली
बाय पुअर परफॉर्मेंस वी मीन दैट सेल्स आर डाउन एंड प्रॉफिट्स आर ड्विंडलिंग। तो सेल्स की स्थिति जो है वो कंसिस्टेंटली जो है डाउन है और प्रॉफिट्स की स्थिति भी जो है बिल्कुल ही डावाडोल है। तो इस कंडीशन में फर्म में ऑप्ट फॉर विच स्ट्रेटजी एट कॉर्पोरेट लेवल, दे में परस्यू रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी। सो उम्मीद करती हूँ एक बेसिक मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज क्या है। अब जो है डिस्कस करेंगे टाइप्स कि रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज में के अंतर्गत फर्म कितने प्रकार की एक्टिविटीज जो है प्रोसेसेस जो है टेकअप कर सकती है। सो नंबर 1 इज टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, देन इज द डाइवर्समेंट, captive company and liquidation. So in an attempt to eliminate the weakness that are dragging the company down, a management may follow one or more of the following retrenchment strategy. इनमें से एक या एक से ज्यादा strategies firm adopt कर सकती है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या होता है? A firm is said to be sick when it faces a severe cash crunch. फर्म को जो है बहुत ज्यादा कैश क्रंच है, उसके पास कैश की कमी है, या फिर कंसिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड इन इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है कि केवल एक पर्टिकुलर क्वार्टर के प्रॉफिट्स डाउन है या एक ईयर में जो है कंपनी को लॉसेस हुई है। कंसिस्टेंट डाउन ट्रेंड की बात की गई है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में। देन द कंपनी मे बी फोर्स्ड टू परस्यू टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या हो सकता है? फर्म कैन बिकम इनसॉल्वेंट। अगर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी नहीं अपनाया गया तो फर्म जो है बिल्कुल बैंकरप्सी के कगार पे जा सकती है। सो अप्रोप्रिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्शंस जो है जरूरी हो जाते हैं टू चेंज द फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ द फर्म। अभी हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी टर्न अराउंड स्ट्रेटजी से पहले, अपनाने से पहले फर्म की जो है फाइनेंशियल पिक्चर बिल्कुल ही सही नहीं है, या फिर उनके कैश क्रंच है, या फिर उनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स जो है रिड्यूसिंग होते जा रहे हैं। तो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकवरी इज कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। हम जो बिल्कुल सिक होते जा रहे हैं, इससे रिकवर करना हम टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कहते हैं, एंड एट अ कॉर्पोरेट लेवल। सो एनी सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्ट्रेटजी कंसिस्ट ऑफ 3 इंटर रिलेटेड फेजेस। कोई भी सक्सेसफुल टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की बात करें, यहाँ पे हम इसको 3 फेज में समझेंगे। टर्न अराउंड को हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे, जब हम प्रोसेस ऑफ रिकवरी की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जो है 2 और चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो है डायग्नोसिस करना। देखिए, जब सिंपल भाषा में जब हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए कि हम बीमार हैं। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टेस्ट कराते हैं डॉक्टर से क्लिनिकली। सिमिलरली जब हम कॉर्पोरेट सिकनेस की बात करें, एक कंपनी जो है पर्टिकुलरली बीमार हो गई है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? सबसे पहले डायग्नाइज करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। मेनी ऑथर्स एंड रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड distinct early warnings and signals of corporate sickness. So one of the early warning and signals which discussed here, that is consistent downtrend. Other could be severe cash crunch. So these are couple of early warning or signs which may indicate that a corporate is turning sick. Second is analysis of the causes of the sickness. तो अब हमें पता चल गया है कि हम बीमार हैं, तो सेकेंड स्टेज पे हम क्या करेंगे? क्यों बीमार है, हमें कौन सी बीमारी हुई है। सो वी एनालाइज दैट किस वजह से जो है हम बीमार पड़े हैं, और हाउ कैन वी रिस्टोर द फर्म्स प्रॉफिट बैक ऑन इट्स ट्रैक। These measures are both of short term as well as long term nature. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो है हमें सिवियर कैश क्रंच जो है फेस करना पड़ रहा है, तो शॉर्ट टर्म में हम क्या कर सकते हैं? हम जो है अपने स्टेक को लिवरेज कर सकते हैं, और हम जो है डेट को एम्प्लॉय कर सकते हैं ताकि हम इससे ऊपर उठ सके। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कुड बी, फॉर एग्जाम्पल, वी आर गिविंग अ पार्ट ऑफ आवर स्टेक टू इक्विटी, कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विटी एंड गिविंग इट टू पब्लिक। सो जो टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज होते हैं फ्रेंड्स, ये शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको ध्यान रखिए। एंड द लास्ट इज द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हमने डायग्नाइज किया कि हम जो है कॉर्पोरेट जो है वो बीमार है। इसके बाद जो है हमने बात की कॉजेज ऑफ सिकनेस को हमने आइडेंटिफाई किया, एंड व्हाट कैन बी द मेजर्स टेकन। We discussed both short-term as well as long-term nature measures
to revive a corporate through turnaround strategy. And the third and final phase involves implementation of the change process and its monitoring. तो हम जो भी steps यहाँ पे identify करते हैं second stage पे, थर्ड स्टेज पे जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और कंसिस्टेंटली इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तभी जाकर के जो है एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी जो है एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी कहलाएगी। तो सबसे पहले हमने डायग्नाइज किया, इसके बाद हमने एनालाइज किया, कॉजेस को हमने आइडेंटिफाई किया, शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म जो है कॉजेस को, करेक्शन के मेजर्स को, और थर्ड स्टेज में हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करी पूरे प्रोसेस की, एज वेल एज keeping a check or monitoring the entire process. So moving on to the next strategy now, that is captive company strategy. देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे कि फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स से फोर्ड या फिर जीई, सीयर्स, यहाँ पे क्या है, दे हैव देयर ओन फाइनेंस कंपनी, इनकी खुद की फाइनेंस कंपनी है, विच एडवांस लोन्स टू द बायर्स फॉर परचेजिंग द फर्म्स गुड्स। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई फोर्ड की कंपनी की जो है गाड़ी खरीद रहा है, तो यहाँ पे उनको गाड़ी के लिए लोन चाहिए, तो वो किन से लोन लेंगे, इनके ही फोर्ड की ही जो फाइनेंस कंपनी है उनसे लोन लेंगे। तो ये जो फाइनेंस कंपनी है ये क्या बन जाती है, एग्जांपल बन जाती है किसका, कैप्टिव कंपनी का। सो कैप्टिव कंपनी स्ट्रेटजी में क्या होता है, कंपनी गिव्स अप इंडिपेंडेंस इन एक्सचेंज फॉर सिक्योरिटी। कैसे, यहाँ पे इस कंपनी की अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है, ये अपने मर्जी से डिसीजन नहीं ले सकती है, इनके डिसीजंस किसके इन्फ्लुएंस में होंगे, इनके जो है पेरेंट कंपनी के इन्फ्लुएंस में होंगे। लेकिन यहाँ पे इनको एक सिक्योरिटी है, क्योंकि पेरेंट कंपनी की सेल होंगी तो इनकी सेल जो है होनी ही होनी है। सो कंपनी गिव्स अप इंडिपेंडेंस इन एक्सचेंज फॉर security. In other words, it can become unit of a company functioning offshore as an entity of its own while retaining the work and close operational tie-ups within the parent company. So they have to maintain operational tie-up within the parent company. That is a must when we talk of captive company strategy. कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में कहें तो ये बिल्कुल कंपनी के एक यूनिट की तरह ही फंक्शन करने लग जाती है। इनको अपना इंडिपेंडेंस जो है गिव अप करना होता है इन कंपनीज को, because they are more concerned about their security, and that security is taken care by whom? That security is taken care by parent company. So this was what captive company strategy. Moving on to the next strategy, that is sell out or divestment strategy. सेल आउट या डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी में क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कैन स्टिल ऑब्टेन अ गुड प्राइस फॉर द शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज एंड कीप देयर जॉब बाय सेलिंग द कंपनी टू अनदर फर्म। यहाँ पे बिल्कुल सेल आउट, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर है, वी आर सेलिंग आउट एज अ फर्म। लास्ट इज बैंक्रप्सी और लिक्विडेशन। In bankruptcy or liquidation, company gives up the management of the firm to its court in return for some settlement of company's corporate obligations or terminates the firm. Generally, it is a forced activity, not by voluntary. अब type of divestiture की हम बात कर लेते हैं। ये type of divestiture काफी टिपिकल से टर्म्स है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान देके इसको समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वन बीइंग स्पिन ऑफ, सेल ऑफ, वॉलंटरी कॉर्पोरेशन और लिक्विडेशन ऑफ स्टॉक्स एंड इक्विटी कार्व आउट। सो स्टार्टिंग विद स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ क्या है? सो स्पिन ऑफ इज अ काइंड ऑफ demerger where an existing parent company distributes on a pro rata basis the shares of the new company to the shareholders of the parent company फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रो रेटा बेसिस पे, जो कि न्यू कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनको पेरेंट कंपनी का शेयर जो है देती है। तो डीमर्जर स्टेप है ये। देयर इज नो मनी ट्रांजैक्शन, केवल क्या मिल रहा है, शेयर्स मिल रहा है प्रो रेटा बेसिस पे। सब्सिडरीज एसेट्स आर नॉट रिवैल्यूएट, एसेट्स रिवैल्यूएशन भी नहीं होती है, एंड ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज स्टॉक डिविडेंड। Both companies exist and carry on their own business independently after spin-off. During spin-off, a new company comes into existence. The shareholders of the parent company become the shareholders of the new company spun off. जो कि नई कंपनी बन के आती है, उनको पेरेंट कंपनी का शेयर्स जो है मिल जाता है, और दोनों कंपनी जो है कंटिन्यू करती है अपना जो उनका बिजनेस है। एसेट्स का यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन नहीं होता है, केवल किसका एक्सचेंज होता है, पुरानी कंपनी से नई कंपनी में जो है शेयर्स का एक्सचेंज होता है। द क्वेश्चन अराइजेस,
why a firm opts for spin-off or under divestment. So the motivators for a spin-off are similar to that of divestors. Involuntary spin-off, when a company is faced with adverse regulatory ruling, कंपनी पे जो है कुछ ऑब्जेक्शन लगा तो पुराना कंपनी को क्लोज करके they are forced to spin off to comply with legal formalities and form a new one altogether. Defensive spin-off, जब कंपनी को ऐसा डर लगता है कि उनका टेक ओवर हो सकता है, तो डिफेंसिव स्पिन ऑफ इज अ टेक ओवर डिफेंस. कंपनी में चूज टू स्पिन ऑफ इट्स डिवीजन टू मेक इट लेस अट्रैक्टिव टू द बिडर. And tax consequences, obviously shares allotted to the shareholder during spin-off is not taxed as capital gain or as a dividend. This is though less followed. Majorly involuntary spin-offs and defensive spin-off happens in a couple of instances. Moving on, second one is sell-off. सेल ऑफ जो है बेसिकली एक तरीके का रीस्ट्रक्चरिंग कहिए इसको. व्हेन अ फर्म सेल्स इट्स डिवीजन टू अनदर कंपनी, एक पूरा डिवीजन जो है दूसरे कंपनी को जो है सेल ऑफ कर दी जाती है, एक बिजनेस यूनिट की जो है सेल ऑफ कर दी जाती है और उससे जो कैश मिलता है या फिर उससे जो सिक्योरिटीज भी मिल सकता है, तो इसको कंपनी अपने एग्जिस्टिंग जो भी बचे कुछ डिविजन्स है उनको स्ट्रॉन्ग करने में लगाती है. सो व्हेन अ कंपनी फर्म डिसाइड्स टू सेल ऑफ poorly performing divisions, the asset goes to the another owner who presumably values it more. तो जब भी सेल ऑफ की बात होती है फ्रेंड्स, उससे पहले जो है वैल्यूएशन होता है. मे बी आज जो पुरानी कंपनी है उनको इसमें कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, उनके हिसाब से वो यूनिट्स जो है वो बिल्कुल ही पुअरली परफॉर्मिंग है, लेकिन हो सकता है नई कंपनी को जो है ऐसा लगे कि वह एक स्लिक यूनिट अडॉप्ट करके जो है टैक्स में जो है बेनिफिट पा सकती है, या फिर उनके पास कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट हो सकते हैं, उनके पास कुछ पर्टिकुलर मैकेनिज्म हो सकते हैं, लीडरशिप हो सकती है, जो कि ये लेस प्रॉफिटेबल जो बिजनेस है पुरानी कंपनी का उसको वापस से प्रॉफिटेबल बना सकती है. So whatever the valuation is, the newer company obviously sees some kind of profit, and he feels that he can use the assets more advantageously than the seller. So seller company को जिस कंपनी में less profit दिखता है, buyer company को वहां पर ज्यादा profit दिखता है. The seller receives cash in place of assets. The firms can use this cash more efficiently than it was utilizing the assets that was sold. The firm can also get a premium for the assets because the buyer can more advantageously use such assets. Sell-off generally has a positive impact on the market price of shares, both the buyer and the seller companies. So sell-offs are beneficial for the shareholders of both the company. ये दो है कह सकते हैं दोनों के लिए विन विन है. बायर को भी यहाँ पे एडवांटेज दिखता है कि वह जो पर्टिकुलर यूनिट या डिवीजन उन्होंने परचेज किया है वो उसको और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बना सकती है. शेयर्स को जो है जो पुरानी कंपनी है उनको जो है इन टर्न प्रॉफिट मिल जाता है, उनको इन टर्न जो है कैश मिल जाता है रेडी, जिससे वो कंसोलिडेट कर सके अपने पुराने बिजनेसेस को और पुराने बिजनेस में जो है और भी ज्यादा पैसा लगा सके. सो दिस वाज सेल ऑफ. नेक्स्ट इज वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन और बस्ट अप्स. सो वॉलंटरी कॉर्पोरेट लिक्विडेशन और बस्ट अप्स की हम बात करें, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट सेल ऑफ. सो यहाँ पे जो है कंप्लीट सेल ऑफ की बात की गई है. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है हमने क्या बात की थी, व्हेन अ फर्म सेल्स अ डिवीजन टू अनदर कंपनी, दैट इज योर सेल ऑफ. इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ सेल ऑफ, बट यहाँ पे जो है कंप्लीट सेल ऑफ है. That's the only difference here. The companies normally go for voluntary liquidation because they create value to the shareholders. The firm may have a higher value in the liquidation than the current market value. Here the firm sells its assets or divisions to multiple parties, which may result in higher value being realized if they had to be sold as a whole. Through a series of spin-offs or sell-off, a company may go for ultimately for liquidation. So company can either opt for a spin-off or a sell-off or a combination of these to undergo liquidation. Last one is your equity carve-out. So equity carve-out, it is a different type of divestiture and different from spin-off or sell-offs. ये जो है थोड़ा सा different है friend, इनफैक्ट काफी ज्यादा different है. यहाँ पे आप इसको compare कर सकते हैं, इसकी तुलना किससे, initial public offer of some of the portion of equity stock to of a wholly owned subsidiary by the parent company. यहाँ पे देखिए equity
कार्व आउट, अपना इक्विटी का जो एक हिस्सा है यह कार्व आउट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें ध्यान देने वाली है कि जब हम कार्व आउट करते हैं तो ये जनरली लेस देन 20% और या फिर कह सकते हैं लेस देन 50% जो होता है, आई एम सो सॉरी, जो चूज किया जाता है। सो इक्विटी कार्व आउट्स आर आल्सो पार्शियल आईपीओस। पेरेंट कंपनी सेल्स परसेंटेज ऑफ देयर इक्विटी ऑफ अ सब्सिडरी टू अ पब्लिक स्टॉक मार्केट। इसीलिए इसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, पार्शियल आईपीओ से। रिसीव कैश फॉर द परसेंटेज सोल्ड, जितना परसेंट आप सेल करेंगे उतना परसेंट का आपको जो है कैश मिल जाएगा। दैट इज व्हाट इक्विटी कार्व आउट इज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट वन इज लिवरेज्ड बायआउट्स। लिवरेज्ड बायआउट्स में क्या हो रहा है, हम डेट जो है ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, और जब हम लिवरेज की बात कर रहे हैं इट implies डेट। So a leverage buyout is an acquisition of a company in which the acquisition is substantially financed through debt. Debt typically forms 70 to 90% of the purchase price. Much of the debt may be secured by the assets of the company. Assets based lending कह सकते हैं, क्योंकि जितना भी डेट आपने लिया है उसके बदले आप जो है क्या कर रहे हैं, एसेट अपनी एज अ बैकअप की तरह रख रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है कैश नहीं है, जाहिर सी बात है, इसलिए आप कैश के लिए जो है डेट एम्प्लॉय कर रहे हैं। लेकिन डेट लेने के लिए जो है आप क्या अपने एसेट्स को एज अ बैकअप दे रहे हैं सामने वाले जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको। सो फर्म्स विद एसेट्स दैट हैव अ हाई कोलेटरल वैल्यू more easily obtain such funds. For example, if a firm has its own premises, it has its own land, so they can use these assets as a collateral. Some LBOs are generally found in capital intensive industries. So if you have a heavy industry, such industries attract more of a LBO. That is obtained on the basis of company's future earning potential. Today they are taking debt, but in future they have some kind of potential to recover it back through their potential future earning. That's why the firms engage in a leverage buyout. Moving on to bankruptcy. Bankruptcy is a form of defensive strategy. It allows the organization to file a petition in the court for legal protection to the firm in case the firm is not in a position to pay debt. The court decides the claim on the company and settles the corporation's obligation. ये जो है बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट की चीजें हैं, जहाँ पे आप जो है लीगल इश्यूज से बचना चाहते हैं, आपके पास जो है कर्जे बहुत ज्यादा है, तो आप जो है कोर्ट को अप्रोच करते हैं और कोर्ट जो है डिसाइड करती है जितने भी आपके जो डेटर्स हैं उनके क्लेम पे आपके जो भी बचे खुचे चीजें हैं उनसे कैसे सेटल की जाए, कॉर्पोरेट की जो ऑब्लिगेशन है, दिस इज टेकन केयर बाय द कोर्ट। तो जब आप अपनी डेट पे करने की पोजीशन में बिल्कुल ही नहीं होते हैं, तो लास्ट रिसोर्ट में एज अ डिफेंसिव स्ट्रेटजी you opt for bankruptcy. And the next one is your liquidation. So liquidation occurs when an entire company is dissolved and its assets are sold. It is a strategy of the last resort when there are no buyers of a business which want to be sold. The company may be wound up and its assets may be sold to satisfy that obligation, pretty much similar to your bankruptcy. But bankruptcy, the difference here is bankruptcy you are resorting to a court in particular. Liquidation becomes inevitable strategy under the following circumstances: when the organization has pursued both turnaround strategy and divestment strategy but failed. So आपने turnaround कोशिश करनी है, आपने revival की जो है पूरी कोशिश कर ली है, and yet you are not successful, then you opt for liquidation. Or when an organization's only alternative is bankruptcy, the company can legally declare bankruptcy first. सबसे पहले जो है आप bankruptcy declare करते हैं कोर्ट के थ्रू, and then wind up the company to raise the needs of the fund to pay debts. The shareholders of the company can minimize their losses by selling the assets of a business. So this was what retrenchment strategy all about. We discussed turnaround, captive company, sellout as well as divestment, bankruptcy and liquidation. So उम्मीद करती हूँ आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा पूरा का पूरा
रिट्रेंचमेंट क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। सो फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और कोई भी डाउट्स हो इसको लेकर के तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें रीच आउट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।